के जो सवाल होते हैं उससे करंट अफेयर्स का सवाल बनता है। और आप लोग कई बार क्या करते हो, करंट अफेयर्स तो पढ़ लेते हो और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और सवाल नहीं बनेगा तो आप कहोगे करंट अफेयर्स हमने पढ़ा भी और सवाल आया भी नहीं। एक्चुअली वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर के भी सवाल होते हैं जो करंट अफेयर्स के फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे इकोनॉमिक सर्वे का डाटा लिया जाता है। तो हमें उन सारी चीजों को इस सेशन में क्लियर करना है। हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जा रहे हैं और जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं और चलिए ठीक है सब। गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? देखो रूपेश, अभी तक आपने जितना किया है ना क्लास, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, नोट्स। नोट्स पे स्किप मत करना, समय कम हो गया है। नोट्स को रिवाइज कीजिए बहुत बार, जितनी बार कर सकते हो। और साथ में पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू को मिस नहीं करना। देखो अभी आप सारी क्लासेस को बार बार नहीं देख सकते, वैसे जो भी क्लासेस दी गई है काफी कंसाइज है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आप ये सोचोगे कि हम पूरा क्लास देख ले, नोट्स स्किप कर दे, नहीं, नोट्स स्किप मत करना। ना ना ना, कितनी बार कह चुके, कितनी बार बुलवाओगे ये बताओ? नोट्स स्किप नहीं करना है। क्लियर? चलो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, 2025-26 की इकोनॉमिक सर्वे। जो इंपॉर्टेंट डाटा, अच्छा इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होगा ना वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। और देखो ठीक से समझो इसको, इकोनॉमिक सर्वे का के अंदर बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी दिया गया है। हम लोग एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत पहले डिस्कस किए थे ना, लेकिन अभी नए सिरे से इसमें और भी कंटेंट ऐड ऑन कर दिया गया। तो पुराने नोट्स को छोड़ दीजिएगा, ये वाला नया नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके वो सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ में याद भी कर लेंगे। चलो, ये कब इकोनॉमिक सर्वे कब आया, तो 2 फरवरी 2026 को, 2 फरवरी 2026 को 20वां इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का। और वित्त मंत्री अभी कौन है, विजेंद्र यादव। तो इन्होंने पेश किया 2 तारीख को। यहां ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट देखो 14.9 है बिहार का, 14.9 याद कीजिएगा साथ साथ, कितना है 14.9, और भारत का कितना है 12.0। कितने परसेंट का अंतर है, 2.9% बिहार आगे चल रहा है। तो जो नेशनल है ग्रोथ रेट, उससे बिहार आगे चल रहा है 2.9। तो दोनों याद हो गया, 12 पॉइंट उधर भी और 14.9 इधर भी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। और जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 2 करंट मूल्य और स्थिर कीमत, 2 होता है ना, फिक्स प्राइस और करंट प्राइस। इस पे आप यहाँ पे एक आंकड़ा है वो देख सकते हैं। कोशिश करना है यहाँ पे क्या कि जिसमें ज्यादा बड़ा डाटा है, ये देखो हमेशा जो चालू मूल्य होता है ना, करंट प्राइस होता है, उस पे जो ग्रोथ रेट होता है उसी से अक्सर हाँ सवाल पूछा जाता है। तो 13.1 यहाँ याद रखिएगा, और स्थिर कीमत पे कितना है 8.6 है। आगे को छोड़ दो, उतना याद नहीं करना है। यहाँ पर देखिए बिहार में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम स्थिर मूल्य पे राष्ट्रीय औसत का कितना है, मात्र 37.7, यानी हमारे राष्ट्रीय औसत का 31.7% ही स्थिर मूल्य पे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आए हैं, जो अभी भी चुनौती है। अब यहाँ से सवाल आपका बनता है, सवाल क्या है, सवाल है कि बिहार के जीडीपी के अंदर किस सेक्टर का क्या योगदान है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा योगदान अभी टर्सरी सेक्टर का है। यहाँ एक माइन्यूट अंतर है, इसको ध्यान रखना, और साथ साथ खत्म करेंगे। टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना है, 54.8%, ठीक है, कमा है। सेकेंडरी सेक्टर का 26.8%, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो 18.3%, याद रहेगा, 18.3 प्राइमरी, सेकेंडरी 26.8 और टर्सरी 54.8। एक बार हमारे साथ बोलो, हम नहीं सुन रहे, ईमानदारी से, ईमानदार रहिएगा। और मुझे लगता है आप लोग ईमानदार रहते हो, तो ईमानदारी से उठक बैठक लगा लेते हो। तो प्राइमरी सेक्टर 18.3, सेकेंडरी सेक्टर 26.8
और टर्सरी सेक्टर 54.8। ठीक है, अब यहाँ क्या अंतर है अभी हम लोग देखेंगे। ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र, तो इसको चालू कीमत पर देख लो। 9.6% किसका है? प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का 15.5% और टर्सरी का 13.5%। वही यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, अंतर जो है वो अलग है। यहां पे देखो सबसे अधिक जो वृद्धि है वो सेकेंडरी सेक्टर में, ये फर्स्ट रैंक पे, टर्सरी सेकेंड रैंक पे है और जो प्राइमरी है वो थर्ड रैंक पे है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और उसके बाद टर्सरी है और फिर प्राइमरी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, इसमें अच्छा खासा उछाल आया है, हमने देखा भी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। और कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के कारण ये क्यों आया ग्रोथ रेट में? सेकेंडरी सेक्टर ऐसे बूम कैसे किया? तो कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में किसी को दिक्कत नहीं होगी। इकोनॉमिक्स की पहले ही क्लास में हमने, दूसरी क्लास में समझा दिया था। इसमें 21.2% से बढ़कर ये 26.8% हो गया। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर गिरा है, कहां से? 21.9% से 18.3%। टर्सरी सेक्टर गिरा है 57% से 57% से डाउन हुआ और 54.8%। तो प्राइमरी एंड टर्सरी सेक्टर गिरा है और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा है। करना तो हमको 100 ही है ना, हम तो 100% पे ही निकाल रहे हैं, तो एक बढ़ेगा तो दूसरे का डाउन होगा। तो इस तरीके से किसी का डाउन हुआ है, किसी का अप हुआ है। इसको छोड़ देते हैं, जहां पे जरूरत होगा उसको हम लोग देखेंगे। रोजगार की बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 पे अभी भी प्राइमरी सेक्टर है, सबसे ज्यादा कितना? 54%। सेकेंडरी में 24 और टर्सरी में 22। ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, प्राइमरी सेक्टर 54, प्राइमरी 54, सेकेंडरी 24 और टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र 22%। 22%। ठीक है, इसके बाद ओके, हाँ, नाम पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना है। यहां पे ध्यान रखो कि प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद कितना है प्रति व्यक्ति। इसमें टॉप पे कौन है वो याद रखिएगा, खासकर पटना टॉप 3 ध्यान रखना है। पटना है, बेगूसराय है और पटना है, बेगूसराय है और मुंगेर है। ठीक है, टॉप 3 पटना, बेगूसराय, मुंगेर। डाटा याद करना है तो याद कर लीजिएगा। और सबसे कम शिवहर, टॉप पे पटना और सबसे कम शिवहर, ये याद रहेगा। तो सबसे अधिक किसका है? पटना का है, सबसे कम शिवहर का है। तो इस तरह से याद रखना। और कुल व्यय की बात कर लें। ठीक है, हम कुल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं तो 28.4% टोटल जीएसडीपी का है। और राजस्व व्यय इसमें बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 77.7% है। सबसे ज्यादा राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्च जिससे किसी एसेट का निर्माण नहीं होता और उससे किसी की लायबिलिटी नहीं बनती। समझ में, उसकी लायबिलिटी भी आप नहीं बना पाते हो, तो कोई आगे फायदा आपको नहीं होता डायरेक्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे किसी की सैलरी देना, बने हुए मकान की मरम्मत करना, वो सब उसमें आता है। और पूंजीगत व्यय क्या होगा? 22.3%। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई एसेट का निर्माण हो रहा है या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां से आगे जाके हमें पैसे मिलेंगे। जैसे कि हम यदि इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और यदि हम किसी का कर्ज का जो मूलधन है वो चुका रहे हैं तो वो पूंजीगत होगा कि हमारे ऊपर लायबिलिटी कमेगी। हम नया हॉस्पिटल, नया पुल या नया कुछ और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो और ये सब हम ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखे हैं। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है 4.2% है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 4.2%। ऋण जो हमारे पास है वो टोटल जो ऋण है वो हमारे राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 37.7% है, बकाया जो हमें देना है। इसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे ज्यादा अभी हमारा है। समझ में आ रहा है? जो जिससे विकास हो रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, टोटल एक्सपेंडिचर का 67.4%। तो ये इंपॉर्टेंट है।
केंद्र सरकार से पैसे हमें मिल रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है इसको खाली एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कुल राजस्व, कुल राजस्व इसको छोड़ देते हैं। हाँ, इसमें ये है कि जो हम रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं उसमें टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है, टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है। और ऋण और देयता की बात करें जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है 31 मार्च 2025, वो 3,74,134 करोड़ रुपए है, जो 37.7 जो हम लोग ऊपर देखें ऑलरेडी उसका है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सार्वजनिक ऋण जिसको पब्लिक डेब्ट कहते हैं उसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है 84.6%। याद रहेगा। चलो कुछ और है नहीं। एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी हम बजट में भी देखेंगे। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का योगदान आपने ऑलरेडी देख लिया है। यहां उसमें एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज यानी कृषि, वानिकी और मत्स्यन में का टोटल उसका योगदान एग्रीकल्चर वाले में सबसे अधिक है 23.1%, सबसे अधिक। उसके बाद फसल का 11.8%, फिर पशुपालन का है 8.1%, ऐसे करके फिर अलग अलग सेक्टर है उसका योगदान है यहाँ पे। टोटल बोया गया क्षेत्र कितना है 8,207 हजार हेक्टेयर। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल सघनता 1.52 का मतलब है कि एक साल में औसतन 1.5 फसल हम निकाल लेते हैं, बहुत जगह 2 निकलता है, तो औसतन हम बात करते हैं, बहुत सारा जमीन पड़ती भी छोड़ा जाता है, तो जितना में खेती की जा रही है जो खेती योग्य है तो औसतन इसका 1.5 फसल निकल जाता है, 1.52 फसल सघनता है। और मत्स्य पालन की बात करें तो 960 हजार टन उत्पादन के साथ सबसे अधिक मछली का प्रोडक्शन मधुबनी कर रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जैविक कॉरिडोर योजना बिहार सरकार के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और चौर विकास योजना चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री चौर विकास योजना। तो बिहार में टोटल जो क्रॉप हो रहा है उसका 99.9% हिस्सा, मतलब अनाज का ही उत्पादन हम सबसे अधिक कर रहे हैं, उसमें चावल, गेहूं और मक्का। टोटल अनाज का जो उत्पादन है ना उसमें 99.9% अनाज में क्या है, गेहूं, चावल और मक्का, यही है। चावल में ग्रोथ रेट 4.3% का है, मक्का में 7.1 का, गेहूं में 7.1 का और मक्का में 12.6 का। और ये जो मक्के के अंदर लगातार ग्रोथ रेट है उसके कारण भारत को लगातार कृषि कर्मण आदि अवार्ड मिल रहे हैं। बागवानी की बात करें तो ये भी बढ़ा है और 230 लाख टन बागवानी, मतलब 206 से बढ़ के 23-24 में 230 लाख टन तक पहुंच गया। अंडा की बात करें तो 10% की वृद्धि है, मछली में 9.9% की वृद्धि है, दूध में 4.2% की वृद्धि है। इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इक्विपमेंट्स पे 40 to 80% तक सब्सिडी दी जाती है, कुछ पे 90% तक की सब्सिडी है। बिजली खपत एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा है, 2020-21 के से कंपेयर करें तो पहले जहां 5.3% था 2024-25 में बढ़ के 14.9% हो गया। याद कैसे करें, देखो अब हम अभी आपको जो बोल रहे हैं उसको पहले सुनते चलो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, इसको नोट डाउन नहीं करना क्योंकि नोट्स आपके पास है ऑलरेडी, तो इसको नोट डाउन नहीं करना है, आराम से इसको सुनते चलिए। और जब क्लास समाप्त हो जाए ना एक बार सरसरी निगाह से इसको देख लेना। देखो अभी क्लास के दौरान ही 30% अप्रॉक्स 30 to 40% आपको चीजें याद हो जाएंगी, कुछ डाटा इधर उधर होगा, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखो, जैसे अभी जैविक ऑर्गेनिक कॉरिडोर पता है सबको, यहाँ पे जो सब्सिडी है प्रति एकड़ कितना है 24,500 पर एकड़, और मैक्सिमम कितने एकड़ तक सब्सिडी मिलेगी 2.5 एकड़ भूमि तक। तो मैक्सिमम 2.5 एकड़ तक प्रति हेक्टेयर एकड़ 24,500 मिल रहा है, याद हो गया ना, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। उसको 3 किस्त में दिया जा रहा है, पहला किस्त 11,500 का और उसके बाद 2 किस्त 6,500 का बनेगा, तो ये किस्त दिया जा रहा है। फिर जलवायु अनुकूल कृषि को लेकर अभी बिहार सरकार बहुत एक्टिव है, 30 जिले में चलाया जा रहा है, इसके लिए भी एक बजट आवंटन है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्री की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो यहाँ श्रम उत्पादकता 10 लाख रुपए तक, जो राष्ट्रीय
जो नेशनल लेवल है उसका 93.5% हम लोग देख चुके हैं। निवेश प्रस्ताव को अभी छोड़ सकते हैं आप। रीगा का जो चीनी मिल है वो खुल गया है, और बियाडा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है वो कर रहा है। 2024-25 के अंत तक 1239 स्टार्टअप प्रमाणित किया गया। नहीं, 1239 जो स्टार्टअप है उसको यहाँ पे परमिशन दिया गया, ठीक है, अप्रूवल दिया गया। पर्यटन की बात करते हैं, छोटा सा डाटा यहाँ पे, पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन में भी बढ़ोतरी हुई है, जहां 2023 में 5.47 लाख पर्यटक आए थे, वो अब बढ़ के 2024 में 7.37, और कौन, तो विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। इको टूरिज्म और इससे रिलेटेड कुछ डाटा जो है ना हम आपको प्रोवाइड बाद में करवा देंगे, जो कुछ जो है ना जहाँ पे एक्यूरेट अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस में कहाँ कहाँ कितने गए वो आपको दे दिया जाएगा। एग्रीकल्चर वाला भी दे दिया जाएगा। 28 स्थलों पे 37.8 लाख माने बढ़ोतरी हुई है, लोग घूम खूब रहे हैं, और बिहार सरकार की नई योजना में और भी लोग घूमेंगे, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बजट बढ़ा दिया गया है। इसकी बात करते हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, श्रम रोजगार और कौशल की बात करते हैं, तो जो डाटा है हमारा, ये डाटा LFPR की, तो ग्रामीण पुरुषों की भागीदारी 76.8% है। शहरी पुरुष से ज्यादा ग्रामीण पुरुषों की भागीदारी है, और शहरी पुरुषों की भागीदारी 67.8 है। तो डाटा भी याद रहे ना भाई, ये तो दिमाग में रखोगे ना कि ग्रामीण पुरुष जो रूरल एरिया में मेल मेंबर हैं उनकी भागीदारी ज्यादा है, शहरी पुरुष की कम है। बिहार में महिला, अगर हम LFPR की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से 11.2% कम है। बेरोजगारी की बात करें तो गांव के अंदर पुरुष की बेरोजगारी 3.3% है, और महिला की 0.9 है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और लंबा चौड़ा लाइन के साथ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका निचोड़ इतना ही है। गांव में महिलाओं के अंदर बेरोजगारी दर कम है, शहर में महिलाओं के अंदर बेरोजगारी दर अधिक है, ठीक है। क्या पूछना है बताओ। कौशल कुमार बताइए। नहीं याद करोगे, मतलब भागने के जितने भी तरीके पूछना है ना वो पूछ लो, ये नहीं पूछना कि सर याद कैसे करें, ठीक है। आपको पढ़ना होगा। हम आपको वही डाटा दिए हैं जो आपके काम का है, एक्स्ट्रा डाटा नहीं दिया गया। एक्स्ट्रा बहुत होता है, वो अगर नोट्स हम दे देंगे ना तो फंस जाओगे, अभी उसकी जरूरत आपको नहीं है। चलिए, तो बेरोजगारी दर में ग्रामीण पुरुष 3.3% और महिला कम है। शहर में पुरुष ज्यादा बेरोजगार है 6.9 और महिलाएं 9.1%। तो यहाँ पे आंकड़े आपने देख लिया दोनों ही स्थिति में। इसके बाद स्वरोजगार की बात करें तो केवल कुल पुरुष की संख्या 61.2% अधिक। आकस्मिक श्रमिक कैजुअल लेबर की बात करें तो उसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 28.5% है, महिलाएं उसमें ज्यादा है। अब बुनियादी ढांचे पे हम आते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम आएंगे तो भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है, ठीक है, 5.5% है, याद रखिएगा, टोटल रोड के नेटवर्क में। इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे न्यू गंगा पुल एडीबी की सहायता से, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 6 लेन का पुल है। हवाई परिवहन की बात करें तो 20% का ग्रोथ रेट है, जो सबसे ज्यादा है। रेलवे नेटवर्क की बात करें तो 5.4% का हिस्सा पूरे रेलवे नेटवर्क में किसका है, बिहार का है। यहाँ पे इसीलिए रोके हैं कि रोड में कितना है 5.5 और रेल में कितना है 5.4, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देश के कुल रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी की हो रही है उसका 5.3% ही बिहार में हो रहा है, टोटल रजिस्ट्रेशन का हो रहा है। और इसमें अगर राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो परिवहन वाले मोटर वाहन में 5th और गैर परिवहन यानी प्राइवेट वाले में 7th पोजीशन पे, तो इतना काफी है। एविएशन में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है।
और एविएशन का ग्रोथ है तो जीएसवीए का 15 गुना बढ़ के ये आप देखो 31 करोड़ रुपए से 453 करोड़ रुपए हो गया, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी हमारे यहाँ रनिंग जो एयरपोर्ट है पटना है, गया है, दरभंगा है, पूर्णिया है, और 13 और हवाई अड्डे अलग अलग बन गए। तो ये है। और बस इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है क्योंकि बिहार से गंगा और कई नदियां गुजरती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे काफी डेवलपमेंट है। और 13.4% का डेवलपमेंट है, जिसमें कालू घाट इंपॉर्टेंट है। इंटर मॉडल टर्मिनल का निर्माण हुआ है। इसके बाद बुनियादी ढांचे की बात करें तो 21 सामुदायिक जेट्टी का निर्माण किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्विक पोर्टून ओपनिंग मैनेजमेंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो जहां पे नहीं है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। रानीगंज अररिया में बिहार का तीसरा जैविक पार्क विकसित किया गया है। 2 कहां है, फटाफट बताइए। 2 जैविक पार्क और कहां है? अररिया रानीगंज में तीसरा डेवलप किया जा रहा है। चलिए टेली डेंसिटी देख लेते हैं। टेली डेंसिटी में 57.23%, 57.23, लगभग अभी भी 40% से अधिक लोग के पास फोन नहीं है। इंटरनेट डेंसिटी की बात करें तो 43, यानी आधे से अधिक लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, फोन लेके घूम रहे हैं, ठीक है। टेली डेंसिटी 57.23% और इंटरनेट डेंसिटी 43.10%। और यानी यहाँ पे औसतन हर परिवार में इंटरनेट भी है और फोन भी है। हर परिवार में औसतन 2 सदस्यों के पास फोन और कम से कम 1 के पास इंटरनेट है। बिहार एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शासन में शामिल करना, इसको भी छोड़ देते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। ई कोर्ट आदि स्टार्ट किया गया है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और आरबीआई के ई कुबर सिस्टम को एक साथ किया गया है, कर सकते हैं आप। एसएनए स्पर्श के माध्यम से बिलों को समय पर प्रोसेसिंग किया जा रहा है, तो ये सब उसका फायदा है। और यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में भी लगातार डिमांड बढ़ रहा है। 2011-12 में 134 किलोवाट पर आवर, 134 से हम कहां पहुंच गए? 374। क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है ना, याद कर लोगे, अब तो याद हो ही जाएगा एक ही बार में। लिखो सब, टाइप करो कितना हुआ। पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अभी कितना है? अभी के बजट में बढ़ के कितना हो गया 2024-25 में? एग्जाम कितना नजदीक है समझ में आ रहा है? सामने में लिखा हुआ है तब गलती कर रहे हो। सामने लिखा है फिर भी, चलिए ठीक है, ऐसे मत करो। विद्युत आधारभूत संरचना, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, खपत क्या है इसको याद रखिएगा। अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है सबसे अधिक घरेलू उपभोक्ता यूज कर रहे हैं, 47.78%। क्या घरेलू उपभोक्ता? फिर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, फिर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर 35.43, उसके बाद एग्रीकल्चर में 16.79%। तो अभी परसेंटेज याद नहीं रहेगा तो मोटा मोटी याद रखो कि घरेलू उपभोक्ता लगभग 47 या 48%, 48 याद रखिए, और उद्योग और वाणिज्य के अंदर 35% और एग्रीकल्चर में 17% अप्रॉक्स। कम से कम उतना नहीं तो 47, 16 और 35 याद रखिएगा, तब भी वहां पे आप कर लोगे। और हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा मुख्य स्रोत है, फिर सोलर एनर्जी, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी और फिर विंड एनर्जी। तो ऐसे सीक्वेंस है, इसको देख लेना। नवीकरणीय स्रोत का सबसे बड़ा अभी भी सोलर एनर्जी है, 1922 मेगावाट, और छतों पे लग रहा है ना रूफटॉप सोलर पैनल, तो उसके कारण जो सोलर एनर्जी है वो बढ़ा है और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे डिस्कॉम में 19वें इंडिया एनर्जी समिट में नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार का पीडीसीएल जो है, इनको इनोवेशन एंड इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। हमारा जो पीएफसी है, पीएफसी के द्वारा, सॉरी, जो बीएसटीसीएल है, पीएफसी के द्वारा लगातार 5 सालों से A+ का प्रमाण पत्र उनको मिल रहा है।
खास करके स्मार्ट मीटर। ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी हमारी 90% के आसपास की आबादी जो है वो गांव में रहती है। 90% आबादी अभी भी गांव में रहता है। तो वहां पे स्वयं सहायता समूह SHGS लगभग 11.03 लाख के माध्यम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1.40 करोड़ परिवार को जोड़ा जा चुका है। तो बहुत बड़ी संख्या में परिवार उससे जुड़ चुके हैं। ये सब जॉब कार्ड है आदि आदि। और जॉब कार्ड जो है 175.1 लाख जॉब कार्ड जारी किया जा चुका है, जो 2022-23 की तुलना में 4.83 का ग्रोथ है यहाँ पे। और इस ग्रोथ में SC के परिवार की हिस्सेदारी पहले से बढ़ी है। तो ये है। और क्या है, शहरी विकास और जनसंख्या की बात करें तो शब्ददा गृह योजना 7 निश्चय का जो 2 है उसके अकॉर्डिंग अभी 41 शहर और मुख्यालय के जो नदी घाट है वहां पे नदी घाट पे निर्माण की अनुमति जो है वो दी गई है। पटना मेट्रो की बात करें तो ये फैक्ट सब आप लोग जानते हैं। पहला जो है पूर्व पश्चिम गलियारा दानापुर से मीठापुर पटना रेलवे स्टेशन होते हुए जो बस स्टैंड नया वाला बना है। टोटल बजट 13,365 करोड़ है, जो बढ़ जाएगा आगे जाके, क्योंकि जिस स्पीड में चल रहा है महंगाई बढ़ रही है तो चीजें बढ़ेंगी। उत्तर दक्षिण गलियारा पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल गांधी मैदान PMCH होते हुए जाएगा, फिर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि शॉर्ट में देख लेते हैं। 14.4% रह गया है 2021 से 25 के दौरान, घटा है। जो TFR है जिसको प्रजनन दर कहते हैं वो भी 2.1 तक आ जाएगा। कब तक? 2039 तक। चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया है डाटा। 2039 तक उम्मीद है 2.1 पे हम लोग आ जाएंगे। और स्मार्ट सिटी की बात करें तो 4 ही है ना, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार से। तो इसमें चीजें चल रही है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार से। हाँ, फ्यूल की बात करें तो पटना जो है अभी भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की भी बात करते हैं, CNG भी लगा लो, तो इन सब की खपत में ये सबसे नंबर 1 पे है। महिला सशक्तिकरण, जीवन प्रत्याशा, महिलाओं में जीवन प्रत्याशा की ग्रोथ रेट में कमी आई है क्योंकि पहले से ही ज्यादा जी रही है। कितना है पुरुष का? 68.9%, 68.9 ईयर औसतन, है ना, जो 1.6% की वृद्धि को दिखाता है। और महिलाओं में 69.7, जो 1.7% की वृद्धि को दिखाता है। तो ग्रोथ कम है, लेकिन कितना ही कमेगा। तो पुरुष में अभी भी ग्रोथ कम है और महिलाओं में ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी 69.7 पे ये चल रही है। शिशु मृत्यु दर 2017 से 2023 के बीच में 35 से कम होके कितना हो गया? 23 हो गया है, 12 कमा है। मातृ मृत्यु दर, ठीक है, ये 312 पहले था, घट के 104 हो गया है, यानी 208 तक कम हो गया है। अस्पताल में विजिटिंग बढ़ गई है, संस्थागत प्रसव बढ़ गया है, और ये सब अभी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में जो प्राथमिक स्तर पे पढ़ाई होती है उसमें 159.22 लाख, इसमें लगभग यानी 80.87 लाख लड़के हैं और 78.35 लाख लड़कियां हैं। माध्यमिक स्तर पे 27.54 लाख और उच्च माध्यमिक स्तर पे 20.33 लाख। ऐसे ड्रॉप आउट में कमी आई है। ड्रॉप आउट खास करके माध्यमिक स्तर पे हो रहा है, मैक्सिमम लड़कियों का हो रहा है। तो ड्रॉप आउट के रेट में 13.56 की कमी आई है, और ये ज्यादा कमी लड़कियों में दिखता है क्योंकि लड़कियों में ड्रॉप आउट ज्यादा ही था। सरकार ने महिलाओं सशक्तिकरण और उनके सिक्योरिटी के लिए 6 प्रमुख जिलों में 100 CNG पिंक बस चलाया है। 6 जिला कौन है? पटना तो होगा ही, साथ में मुजफ्फरपुर भी है, भागलपुर भी है। ये तीनों वो है जो स्मार्ट सिटी में भी आएगा, बिहार शरीफ को छोड़ दीजिए। तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर याद रहेगा। साथ में 3 और, दरभंगा, पूर्णिया और गया जी, दरभंगा और पूर्णिया, यहाँ पिंक बस चलाया गया है सिर्फ महिलाओं के लिए। इसके बाद कस्टमर सर्विस पॉइंट बढ़ा दिया गया है, पॉइंट ऑफ सेल बढ़ा दिया गया है। एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है जिसको आप बहुत अलग जानोगे। बस इतना ही जानिए कि औसत वर्षा 2011 से 25 के बीच में
992.4 मिलीमीटर हुआ है और एवरेज टेम्परेचर 23.6 डिग्री सेल्सियस है। क्लाइमेट में ऐसा कुछ नहीं है, पैसा वैसा खर्च हुआ है। हाँ, यहाँ पे इसको हम अलग से करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टैक्स नहीं डाला गया है, अलग से भी हम करवा देंगे। हरियाली की बात करें तो पिछले 12 सालों में जो वन क्षेत्र हमारा है वो 689 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। कितना? 689 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 12 सालों में बढ़ा है। 2011-12 से 2024-25 तक 10.6% की लगभग औसतन वृद्धि है। और यहाँ पे कुल वृक्ष और वनावरण की बात करें तो ये भी बढ़ा है 9,214 स्क्वायर किलोमीटर। 9,214 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ करके ये कितना हो गया? 9,903 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे डाटा है ना 689 का, यही 689 यहाँ देखिए। पहले कितना था? 12 साल पहले 9,214, ये बढ़ के 9,903 हो गया। याद रहेगा। कुल वन क्षेत्र 6,845 से बढ़ के 7,532 हो गया। इसमें जो अति सघन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बढ़ा है 231 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 387 स्क्वायर किलोमीटर, यानी अच्छी क्वालिटी का डेंस फॉरेस्ट 387 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो ये है मैनेजमेंट में क्या ही करना है, छोड़ो इसको। बैंकिंग को देखते हैं। एनपीए में अगर हम बात करें तो एनपीए पहले से कम है, और एनपीए में जो कमर्शियल बैंक है उसका एनपीए यहां देखो तो 6% एनपीए में है, और जो रूरल ग्रामीण बैंक है वो उसका एनपीए 21.4% है। 21.4% है, याद रखिएगा, उसका ज्यादा है। और कुछ यहाँ पे ऐसा जो आपको याद रखना है वो है, देखो याद ये रखिएगा कि बार बार एक आलोचना होता है कि सरकार 1 रुपए में यहाँ जमीन दे रही है बिजनेसमैन को। देखो, सरकार ने यहाँ कंपनी लगाने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कुछ स्कीम चला रखा है। जैसे बड़े स्तर पे निजी निवेश को आकर्षित करना है, तो अगले 5 साल तक 1 करोड़ रोजगार भी वहां हमको चाहिए। तो 5 साल में 1 करोड़ रोजगार हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ से चाहिए, सरकार से तो होना नहीं है। तो वो प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये नीति 31 मार्च 2026 तक होगा। इसमें जो लैंड को लेकर सरकार की नीति है, तो लैंड इंसेंटिव में लगभग जमीन फ्री दिया जा रहा है। 1 रुपया तो कोई कीमत होता है, फ्री होता है। अब 1 रुपया का क्या है कंडीशन? यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और वो 100 करोड़ रुपए तक का उसका टारगेट इन्वेस्टमेंट है, समझो वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उससे 1000 लोगों को नौकरियां हो जाती है, तो सरकार उसको 10 एकड़ तक का लैंड, 10 एकड़ तक का 1 रुपए रेट पे देती। दूसरा, मेगा प्रोजेक्ट 1000 करोड़ से अधिक के निवेश पर 25 एकड़ तक लैंड जो है वो दिया जाएगा 1 रुपए के रेट से। और जो फॉर्च्यून कंपनियां हैं तो उसको 10 एकड़ तो सीधे सीधे दे दिया जाएगा कि आओ, क्योंकि उसको पता है फॉर्च्यून जो 5 कंपनियां हैं वो तो बढ़िया कर रही है, यहाँ पे भी अच्छा करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। और जब वो नहीं चुनेंगे तो फिर उनके लिए ऑप्शन, जब ये नहीं चाहिए, उनको ये छूट नहीं चाहिए, तो बियाडा का जो लैंड रेट है उस पर 50% की छूट उनको दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। यहाँ एक और है कि फिनटेक सिटी और कनेक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे तो फिनटेक सिटी क्या है? गुजरात में गिफ्ट सिटी है, तो गुजरात में गिफ्ट सिटी के तर्ज पे फतुहा के पास 200 कितना 242 242 एकड़ 242 एकड़ में ये फिनटेक सिटी डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए 408.81 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है, आवंटित किए गए। याद रहेगा फतुहा में, ये तो पहले का भी फैक्ट है। पटना और गया के अंतरराष्ट्रीय मार्गों पे काठमांडू, शारजाह, बैंकॉक यानी इंटरनेशनल उड़ान भरने वाली जो एयरलाइंस है उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी, यानी उनको जो फ्यूल आदि खर्च हो रहा है उसके अंदर सपोर्ट दिया जाएगा। इंटरनेशनल उड़ान यदि पटना गया से करते हैं जो भी एयरलाइंस, उनको काठमांडू, शारजाह, बैंकॉक आदि के लिए, तो उनको ये फायदा मिलेगा। और इसको आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास है नहीं।
बच्चे की बात करें तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 से हो गई थी, और ठीक है, मनरेगा के तहत 8,053, ठीक है, जितने भी ग्राम पंचायत है, कितने 8,053 ही है ना, इस सभी ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाने की बात की गई है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्लियर? तो इकोनॉमिक सर्वे में इतना काफी है। ऊपर का डाटा आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा, नीचे वाले डाटा में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ जो कुछ सेक्शन है ना, ये वाला, यहाँ परेशानी हो सकता है, उसको 2-3 बार पढ़ लेना है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए, फिर हम लोग इसके बाद बजट को भी देखेंगे। ओवरफ्लो हो रहा है डाटा, इसलिए ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है। डाटा होने के कारण तो ओवरफ्लो होगा ही ना, सारा तो डाटा ही है, तो बजट में भी तो डाटा ही आएगा। फिर अभी भारत का इकोनॉमिक सर्वे बचा है, उसका बजट बचा है, तो हम पहले आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे करवा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स के और सेक्शन में इन करेंगे। ठीक है? क्या छोड़ दें? याद कर लोगे आज? कल पूछेंगे आपसे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो पूछेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन आंसर ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करवा देते हैं इसका, जो इंपॉर्टेंट है उसका कुछ एमसीक्यू करवा देंगे। एमसीक्यू आज ही करवा दें, चलो एक गैप ले लेते हैं और एमसीक्यू करवा देते हैं। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, उसके अकॉर्डिंग तैयार रहिएगा। तब तक तुम 2-3 बार पढ़ लो इसको। अभी क्या करो, 2-3 बार पढ़ लो इसको, और एमसीक्यू इसके बाद हम करवा देते हैं। ठीक है? एकदम ऐसे ही स्मूथली रहिए और मेहनत करो, भागना नहीं, रन नहीं छोड़ना है।